तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और ये मेरा 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग वीबीटी मॉडल और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझेंगे। अगेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ समझने वाले टॉपिक भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कुछ लर्निंग पार्ट भी है। तो वाइट बोर्ड ज़रा आप केयरफुली पहले ऑब्जर्व कीजिए। टॉपिक का नाम दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने एक लिगेंड्स का स्ट्रेंथ लिखा है I माइनस, Br माइनस, सल्फर 2 माइनस, SCN माइनस में यहाँ दिया हुआ है कि डोनर एटम सल्फर है, Cl माइनस, NO3 माइनस एक्सेट्रा। आप आ जाइए तो लास्ट हमारा CO होता है। लिगेंड्स की इस स्ट्रेंथ को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, याद रहना चाहिए। जनरली मेंस वगैरह में टेबल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में बहुत रेयर यूज़ किए जाते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। हो सकता है टेबल इससे भी बड़ा हो, लेकिन हमने वैसे सारे इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स को इसके अंदर इंसर्ट किया है जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स हैं। आपको इन टेबल से अगर कोई और लिगेंड्स इसके अंदर मिल जाए तो आप उसे याद रखिएगा, फायदे की बात है। अगेन ज़रा इस टेबल पे आए तो हमने लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जिसमें हमने सबसे जो वीकर हमारा लिगेंड्स है वो I माइनस है और सबसे जो स्ट्रॉन्गर है वो कार्बोनिल है। दिस सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ एक चीज़ बहुत रिमार्केबल है कि हमारा NCS माइनस जहाँ से ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम लोग इन जनरल ऐसा कोई वेल डिफाइंड टेबल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग NCS माइनस से आगे लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करते हैं और इससे पीछे हम लोग लिगेंड्स को वीक की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम ज़रा अंडरलाइन भी अपनी उस टेबल में यहाँ से कर देते हैं, देखिएगा आप। तो अब ज़रा आप इस टेबल को अगेन देखिएगा, तो हमने ब्लैक मार्किंग किया हुआ है और जो ब्लैक मार्क हमारा लिगेंड्स है हमने उसे बताया है कि हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। SCN माइनस और NCS माइनस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक्चुअली हमारा एम्बिडेंट लिगेंड्स है। तो जब सल्फर डोनर एटम हो तो वो हमारा वीक लिगेंड्स में आता है, जब नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम हो तो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आता है। ये हमारी लिगेंड्स की स्ट्रेंथ है। अब हम लोग इसकी बिहाफ पर हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अपनी थ्योरी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन में सबसे फर्स्ट केस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का लिया है। दो पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन के D2sp3 sp3D2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की केस डिस्कस कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी D2sp3 sp3D2। क्या अंतर है दोनों में, ज़रा अब हम ये समझ रहे हैं। तो D2sp3 में 3D 4s 4p यूज होता है। जो हमारे एओज हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो 3D 4s और 4p। 4 नंबर जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके रेस्पेक्ट में जस्ट एक पीछे वाला 3D है, तो इसलिए हमने इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया n-1d ns और np यूज किए जाते हैं। जबकि sp3d2 में हमारा 4s 4p और 4d, अगर आप देखिए तो ये सारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही होल्ड कर रहा है, तो हमने कहा ns np और nd यूज होता है। हमने कहा कि भाई D2sp3 का चांस तभी है जब हमारा लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग हो। हमने sp3d2 का चांस बताया कि यह पॉसिबल तभी है जब हमारा वीक लिगेंड्स प्रेजेंट हो। फिर हमने आपको बताया इसकी मीनिंग जब हम डेरिवेटिव बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब। फिर हमने बताया यह भी आपको वहीं समझ में आएगा, ये इनर हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला आउटर हाइब्रिडाइजेशन है। जियोमेट्री दोनों की ऑक्टाहेड्रल होती है।
तो एक बार ज़रा आप केयरफुली देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस किया है कि भाई दो पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल शेप पे आ जाएं कि सर ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, तो जस्ट अभी हम पूरी अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल शेप बना ही रहे थे। एम एल एल सॉरी ये हमारा एम है, एल 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 एल। दिस वन इज योर ऑक्टाहेड्रल, पढ़े हुए हैं अर्लियर। तो ये हमारा एक रफ आइडिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ें। आइए पहले ज़रा हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाते हैं बॉन्डिंग से। केयरफुली सुनिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिक अंतर क्या होता है। तो अगर कोई बॉन्ड कोवलेंट है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जैसे CH4 का एग्जांपल अगर आप लीजिएगा तो CH4 में जब आप एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो हमारे 4 AOs में कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है। इसके कारण हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर बनता है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमारा लिगेंड से ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, सेंट्रल एटम उसे कुछ डोनेट नहीं करता। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको एक एओज कंप्लीटली, एओज का मीनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको कंप्लीटली वैकेंट रखना होगा, क्योंकि जब तक आप उसे कंप्लीटली वैकेंट नहीं करेंगे लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट होते हैं। हम ज़रा एग्जाम्पल से बातों को बताए, समझिएगा। आइए केयरफुली देखिएगा, आपने बॉन्डिंग में इस एग्जाम्पल को पढ़ा होगा। हमने काफ़ी एलिमेंट्री एग्जाम्पल मीथेन का लिया है। मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है, हाइब्रिडाइज्ड ऑलवेज सेंट्रल एटम होते हैं, पता होगा, और ओवरलैप्ड सराउंडेड एटम होता है। तो हमने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 2s2p, वैलेंशियल देखना है। आगे हमने कार्बन का एक्साइटेड स्टेट देखा, तो 2s के इलेक्ट्रॉन को हमने प्रमोट या एक्साइट करके 2p में बना लिया। और यहीं से हमारा हाइब्रिडाइजेशन का गेम स्टार्ट होता है। हमने कहा कि ये 2s और p के ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, और जितने एओज इंटरमिक्स होते हैं उतना ही हाइब्रिड सेट बनता है। बॉन्डिंग में पढ़े होइएगा। तो चूँकि 4 एओज बन रहे हैं तो हमारा 4 हाइब्रिड सेट बनेगा sp3 का। उसमें एक चीज़ आप देखिएगा, ये हमने 4 sp3 का सेट बनाया है। एक sp3 का सेट, दूसरा sp3 का सेट, तीसरा sp3 का सेट, चौथा sp3 का सेट। यहाँ जो ब्लू कलर्ड आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो ब्लैक कलर्ड आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन दिया, एक एओज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, हमारा फॉर्म्ड हो गया CH4। यही sp3 1s होता है। अगर आप देखिए तो ये वाला बॉन्ड sp3 है, और 1s हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ये जो आपका बॉन्ड बनेगा वो sp3 1s बनेगा। और आप बोलते हो कि CH4 में हमारा चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है और बॉन्ड एंगल 109.28 होता है। मतलब देखिए, अगर हम इसे थोड़ा और इजी मोड में समझाते तो हम बोलते कि बेटा ये हमारा 4 एओज मिल गया, और एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा, सॉरी ज़रा ब्लैक कलर उठाया, और एक एक कलर हमारा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन से आ रहा है। ये हमने बाद में फॉर्म किया है, पहले नहीं है फॉर्म। अब हमारी बातों को सुनिएगा कि कोवलेंट बॉन्ड में एओज में एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट होना चाहिए जो सेंट्रल एटम दे रहा होता है, और एक इलेक्ट्रॉन सराउंडेड एटम देगा। तो उस एओज में जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का कोटा है वो आ जाता है। ये है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि एक एओज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, और लिगेंड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से आ जाए और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिगेंड्स देगा, तो उस एओज में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो परमिटेड नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब आप हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर रहे होते हैं तो एओज को कंप्लीटली खाली करना पड़ता है, ताकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इजीली एकोमोडेट हो जाए।
उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। यह बेसिक डिफरेंस है हमारा कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड की केमिस्ट्री है। तो आपको एक चीज़ लग गया होगा कि सर जब यहाँ वीबीटी डिस्कस कर रहे होंगे तो प्योर कोवलेंट की तरह हर एओज में एक एक इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से नहीं देंगे, वो एओज को खाली रखेंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर लिगेंड्स से आ जाए। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 या sp3D2। अब इसका मतलब हो गया कि D का 2 ओरिएंटेशन यूज हो रहा है। अब ये अर्लियर बताया हुआ है कि कौन सा 2 ओरिएंटेशन यूज होगा। तो 2 ओरिएंटेशन ऑफ D should be completely vacant। क्यों, ये बात समझ में आ गया होगा। D2sp3 हो या sp3D2 हो, D का 2 ओरिएंटेशन यूज हो रहा है। कौन सा 2 ओरिएंटेशन यूज हो रहा है वो अर्लियर आप मेरी लेक्चर देखना, वहां पर बताया हुआ है। तो हमने कहा कि D के 2 ओरिएंटेशन यूज हो रहे हैं और चूंकि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसलिए वाजिब सी बात है कि भैया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो जब तक D का 2 ओरिएंटेशन कंप्लीटली खाली नहीं होगा इस हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। कैसे? तो अब हम जरा अपने कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, टेबल आपके पास है, ज़रा देखिएगा। स्कैंडियम 21, 22 टाइटेनियम, 30 वेनेडियम, 24 क्रोमियम। जनरली एक चीज़ आप देखे होइएगा कि हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन जनरल सेंट्रल एटम DI ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं, इसलिए हमने फोकस डी ब्लॉक एलिमेंट को ही किया है। अगर ये स्कैंडियम 21 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, 22 टाइटेनियम कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, 30 वेनेडियम, 24 क्रोमियम। स्कैंडियम डी ब्लॉक में पढ़े हुइएगा कि यह सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। अगर स्कैंडियम, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आ गया जिसमें स्कैंडियम स्कैंडियम 0 पे है। अगर स्कैंडियम 0 पर है तब भी D के 2 एओज खाली हैं कंप्लीटली, या स्कैंडियम +3 पे आ जाए तब भी 2 खाली है। 0 पर है तब ऑलरेडी 2 खाली है, तो +3 पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो 2 का 2 तो खाली ही रहेगा। मतलब एक चीज़ आप बोल सकते हो कि स्कैंडियम किसी भी हालात में D2sp3 ही एग्जिबिट करेगा क्योंकि इनर D ऑलरेडी 2 एओज को कंप्लीटली वैकेंट कॉन्टेन कर रहा है। क्या बोले, जरा सुनिएगा। स्कैंडियम 21 हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D के 2 एओज खाली होने चाहिए। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया जिसमें स्कैंडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट कर रहा है, कोई बात नहीं, 0 करे तब भी तो हमारा 2D खाली है, तो ये काहे को आउटर में जाएगा। आउटर का मतलब है 4D यूज करना, इसको तो ऑलरेडी 3D खाली मिल गया, 3D खाली मिल गया, मतलब स्कैंडियम की हाइब्रिडाइजेशन नेचर ऑफ लिगेंड्स डिपेंडेंट नहीं होती क्योंकि D 2 एओज ऑलरेडी कॉन्टेन कर रहा होता है। समझ में आ गई बातें। फिर आ जाइए 22 टाइटेनियम। मान लीजिए टाइटेनियम अगर 0 पर है, हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, तब भी बच्चा बोलेगा कि सर 2D खाली ही है। अब टाइटेनियम +2 पे आ जाए तब भी 2 खाली है, टाइटेनियम +3 पे आ जाए तब भी 2 खाली है, टाइटेनियम +4 पे आ जाए तब भी 2 खाली है। नेक्स्ट आ जाइए वैनेडियम, ऑलरेडी 2 खाली है।
क्रोमियम, 2D खाली करना है, मतलब एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन भी निकलना चाहिए। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब तक खाली नहीं करोगे इस तो यूज ही नहीं होगा। बच्चा बोलेगा कि अच्छा फिर यहाँ 0 पर कैसे सर? अगर इसको खाली होना चाहिए था तो आपने कहा कि ये स्कैंडियम 0 पर 2D खाली रखे हुए, लेकिन इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, तो ये इस वाला इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ डाल दो, पेयर कर दो इसमें एक्साइटेड स्टेट में। क्या इसके पेयरिंग से डी पर कोई इफेक्ट आया है क्या? नहीं आया। तो 2D और एक इस खाली हो गया। बच्चा बोला ये टाइटेनियम का केस था। बच्चा बोला स्कैंडियम में सर सेम चीज़, अगर 0 पर है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को उठाकर एक यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, उससे इस 2D के वैकेंट होने या ना होने पर क्या फर्क पड़ गया? नेक्स्ट सर ये वैनेडियम में, अगर बच्चा बोला कि सर ये वाला 2 मान लीजिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो क्या हमारा ये 2D खाली हो पाएगा? हम बोलेंगे क्यों नहीं होगा भाई, इस 2 इलेक्ट्रॉन को उठाओ और यहाँ पे रख कर दो। यही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन में हम लोग पेयरिंग करते हैं, तो पेयरिंग करने के कारण हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है वो कम जाता है, तो इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। वही हमारा कहलाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने आपको आगे कहा था कि भैया हम वीवीटी में एक्सप्लेन करेंगे लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर, आउटर, एक्सेट्रास। अब आ जाइए, अगर क्रोमियम है तो बच्चा बोला कि सर अगर क्रोमियम 0 पर है तो 0 पर है तो मान लीजिए ये वाला उठकर यहाँ चला गया, ये वाला उठकर यहाँ आ गया। अब इन 2 को आप यहाँ अगर पेयर कर दो सर तो ये तो खाली हो जाएगा, तो जनरली पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है। लेकिन हमने एक बात कहा कि अगर क्रोमियम हमारा +3 पे आ जाए, मानिए यह मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है +3, 2D खाली हो गया। अगर +4 पे आ जाए तो भी है पॉसिबिलिटी, और +5 पे है तब भी है पॉसिबिलिटी, +6 पे है तब भी है पॉसिबिलिटी। बच्चा बोला कि सर अगर +2 पे है तो ज़रा ये उस बनाना कैसा बनेगा? हम कहा ये बनाते हैं, तो क्रोमियम +2 पे। अब देखिएगा +2 पे पहले बना रहे हैं, ज़रा केयरफुली देखना। एक, 2, 3, 4, 4s, 2D खाली चाहिए था, लेकिन +2 के कारण 1D ही खाली रहा, इस तो ऑलरेडी एक खाली है। मतलब अब इसको फर्दर आपको पेयरिंग करना है तो ये काम तो लिगेंड्स करेगा। अब लिगेंड से स्ट्रांग होगा तभी करेगा। नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं है, सिंपल सी एक बात याद रख लो कि क्रोमियम +2 को टेबल से छांट लो, अब +3 वाला बनाओ, +3 वाला। तो आइए देखते हैं। अब देखिए 2D खाली हो गया, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के किसी भी तरीके का लिगेंड्स है, इसको ऑलरेडी 2D खाली मिल रहा है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर 2D ऑलरेडी खाली मिल जाए तो आपको लिगेंड्स के स्ट्रेंथ को नहीं देखना है। अब बच्चा बोला कि सर एक बार जरा आप लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करके इस लेक्चर को रिपीट कीजिए। हम बोले आइए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है ना तो वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन का अपने ही जो आपका ऑर्बिट है उसके अंदर पेयरिंग कर देता है, और अगर वीक लिगेंड्स है तो वो पेयरिंग कर पाने में एबल नहीं होता। अब मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लो या वीक लिगेंड्स लो, इसको ऑलरेडी 2D खाली मिल गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2D खाली चाहिए, उसको मिला हुआ है 2D खाली। तो मतलब क्रोमियम +3 पे आए, +4 पे आए, +5 पे आए या +6 पे आए, ऑलरेडी उसको 2D खाली मिलता रहेगा। तो ये देखिएगा बहुत रिमार्केबल हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जब हम वीवीटी बनाएंगे ना तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। हमने कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम +3, क्रोमियम +4, क्रोमियम +5, क्रोमियम +6, ऑलवेज D2sp3।
depends on nature of ligands। क्या बोले ये चीज जरा अगेन समझिएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स, तो अभी हमने लिगेंड्स का स्ट्रेंथ अरेंज किया था, वो एक्चुअली बताना क्या चाहता है, तो वो ये बता रहा है हमारा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका उसी ऑर्बिट में पेयरिंग कर देगा, लेकिन जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो ये काम कर पाने में एबल नहीं होते। अब हमने आपको क्रोमियम 2+ में बताया कि क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये था, और अगर मान लीजिए आपने वीक लिगेंड से ले लिया है तो ये वाली चीज अपने इस एओज में पेयर अप नहीं हो पाएगा, तो 2D खाली नहीं हो पाएगा, तो इनर हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो ये पेयरिंग हो जाएगा, और ये अगर ये पेयरिंग होता है तो हमारा इनर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर क्रोमियम 3+ आप ले लो, अब कोई लिगेंड्स आप लीजिए, वीक लीजिए या स्ट्रॉन्ग लीजिए, वो इसको पेयरिंग करे या ना करे, 2D तो इसको खाली मिल ही रहा है, तो ये अपना इनर हाइब्रिडाइजेशन लेकर आगे चला जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, हमने जिंक, कॉपर, निकल लिखा है। जिंक 30, 3D10 4s2 बना हुआ है। जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप +2 निकाल लो इससे, तब भी D में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसी भी तरीके से ये D2 खाली नहीं कर सकता। ऑलरेडी D में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कोटा फुल है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लेते हो तब भी ये वाला तो फुल है, तो कभी चांस नहीं है D2sp3 का। फिर आ जाइए 29 कॉपर, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया, कॉपर +1 आ जाइए तब भी पूरा कोटा फुल है। कॉपर +2 बना लीजिए तब भी पूरा कोटा फुल है, क्योंकि एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, तब भी 2D खाली नहीं हो पाएंगे। निकल पे आ जाइए। निकल का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। मान लीजिए आप +2 पे आ जाइए, तब भी खाली नहीं है। 2D आप यहाँ से निकाल दो, मान लो आप इसको यहाँ पेयरअप भी कर देते हो, तब भी एक ही D खाली हो पाएगा, और पेयरअप तो लिगेंड्स करेगा। खुद तो 2D खाली हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो D का ऑलरेडी 2 AOs खाली हो गया। मान लो आप तीसरा भी निकालते हो तो ये निकलेगा, माने +3 पर भी 2 खाली नहीं हो रहा है, +4 तब भी नहीं निकलेगा, +5 दिखता ही नहीं है। क्लियर? मतलब वी कैन से कि जिंक, कॉपर और निकल ऑलवेज sp3d2, क्योंकि ये जब खाली ही 3D नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे वाला 4D जो कंप्लीटली खाली चल रहा है उसको यूज कर लेगा। तो जिसका 4s यूज हो रहा है उसी का 4D यूज हो रहा है, तो आउटर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इनर 3D में चांस ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ही आ जाए तो पेयर अप करके कहाँ ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को? जितना कोटा है उतना कोटा तो इसने अकोमोडेट किया हुआ है। सिमिलरली आ जाइए कॉपर पे, सेम पॉसिबिलिटी, निकल पे आ जाइए, सेम पॉसिबिलिटी। क्लियर है? तो जिंक, कॉपर और निकल ऑलवेज sp3d2 देता है, और हमने क्रोमियम तक में आपको बताया है, मतलब बच गया हमारे पास चांस Mn का, Fe का और कोबाल्ट का, मतलब इसी 3 का और क्रोमियम +2 का। इसी का हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्कैंडियम से जिंक तक गए, स्कैंडियम सीरीज से छांट दिया, टाइटेनियम छांट दिया, वैनेडियम छांट दिया, क्रोमियम 2+ को छोड़कर बाद बाकी सारा छांट लिया, जिंक छांट लिया, कॉपर को हमने सीरीज से हटा लिया, निकल को हमने सीरीज से हटा लिया। पहले जो हमने बताया वो बोला कि भाई कोई भी तरीके का लिगेंड्स हो, D2sp3, ये वाला 3 किसी भी तरीके का हाइब्रिड लिगेंड्स हो, sp3d2,
always not depends on nature of ligands. क्लियर? दो और इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ दे देते हैं, फिर अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पूरा वीबीटी ड्रॉ करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए दो और इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर दें। अब दो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है, अगर सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 4d और 5d और हाइयर, स्कैंडियम टू जिंक 3d सीरीज है, मतलब उससे नीचे वाले 4d आ जाए, 5d आ जाए या हाइयर आ जाए, तो कोई भी लिगेंड्स लगा हो उस लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ट्रीट करना है। पहली बात ये याद नहीं रखना है कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर का हो, ये रूल ट्रू है। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि अगर कोबाल्ट 3+ पे है तो वाटर और ऑक्जेलेट आयन को आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह ट्रीट करना है। अगेन यह सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वैलिड नहीं है, यह हमारा 4 के लिए भी वैलिड है, 5 के लिए भी वैलिड है। इन दो चीज़ों को आपने याद रखना है। फिर हम लोग अगली क्लास में जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पहली पूरी एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।